अरे आज फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और जो टॉपिक हमें स्टार्ट किए थे क्लास 10th का हिस्ट्री बुक से पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसी का आज हम पार्ट 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज की क्लास फिर से जो है सो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिए थे। उसी चीज़ को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम उसके आगे की बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं और आप लोगों की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हमने क्या बताए थे कि इसमें फ्रांस यहाँ पर था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, रूस था और नीचे से इटली था। इटली का आकार के बारे में हमने बताए थे। तो यही जो है सो जूती के सैंडल के आकार जो हीरोइनर होते हैं उसका सैंडल इस प्रकार का होता है, VIP कलर का जो होता है। अच्छा, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी सब का नाम याद करने का तरीका भी बता दिए थे कि किस प्रकार से जो है सो था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि फ्रांस के बारे में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड का हम 2 मिनट का जो है सो बैकग्राउंड कहते हैं, मतलब बैक क्लास जो भी था उसको 2 मिनट में हम रिवीजन करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक आज की क्लास में इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। तो 2 मिनट के लिए हम उसमें वक्त लेंगे और उसको बताने की कोशिश करते। चलिए देखिए, हमने बताए थे कि यहाँ पर जो फ्रांस में जो शासन चल रहा था जिस वंश का, उस वंश का नाम था बोर्बो वंश। और यहाँ के जो समाज था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक समाज का नाम था विशेषाधिकार वर्ग और दूसरे वर्ग का नाम था सर्वसाधारण था, है ना। तो एक है विशेषाधिकार और दूसरा है सर्वसाधारण वर्ग। इसमें हमने बताए थे कि जो अमीर लोग हुआ करते थे, जिसके पक्ष में राजा भी हुआ करते थे, उसका नाम विशेषाधिकार रखा गया है। और जो गरीब लोगों का वर्ग हुआ करता था उसका नाम सर्वसाधारण रखा गया है। इसी में किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, शिक्षक आते हैं। जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो हुआ करता था ये 2 प्रकार का था। एक का नाम था पादरी और दूसरे का नाम था कुलीन। पादरी का मतलब ही बता दिए थे, कुलीन का मतलब भी बता दिए थे। यहाँ पे अमीरों से संबंधित है। कुलीनर मतलब क्या होता है कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं उसको कुलीन कहते थे। उसके बाद सर्वसाधारण में भी हमने बता दिए थे कि इसमें कौन कौन से आ रहे थे। तो किसान आ रहे थे, उसके बाद जो है सो मजदूर आ रहे थे, शिक्षक आ रहे थे, है ना। ये सारे लोग जैसे इस वर्ग में आ रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ की राजा, जब बोर्बो वंश था तो बोर्बो वंश का राजा जो था बहुत सारे हुए, जिसमें कि हम लुई 14वां से स्टार्ट हुआ था। दूसरी बात है कि इसमें जितने भी क्लास में मतलब 2 को पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट में जितने भी बातें बताया गया था वो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कुछ बैकग्राउंड था उसका, कुछ बैक की बातें था। जब तक इस बातों को नहीं सुनते तब तक हम इस कहानी को समझ में ये कहानी जो है हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हमें इतना बैकग्राउंड में पहले इन चीज़ों को बांधना पड़ा। और उसके बाद आज की क्लास से प्रॉपर जो आपके क्लास 10th में दिया गया है चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और वहाँ पे देखिएगा तो पहले पृष्ठ से आपका नेपोलियन के बारे में ही बताया गया है। तो आज की क्लास में हम नेपोलियन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और अपडेट आप लोगों को करा दें कि क्लास में तो हम सबको तो क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे ही लिखाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप लोग हतोत्साहित हो रहे होंगे कि इस क्लास में जो है सो केवल थ्योरी दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, तो ये आपकी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भूल है। क्योंकि हम इस क्लास के अंत में जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा लेंगे, उसके बाद अंत में लिखा दें, या फिर हो सकता है तो हमारे पास जो इस क्लास का PDF है वो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम लिंक से आप हमारे जुड़ जाइए और उस पर जो है हम अपने PDF को अपलोड करेंगे। आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी होने वाला है, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी होगा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। बस समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए उसके बाद हमने क्या बताया था कि यहाँ का एक शासक बना था जिसका नाम क्या था, तो लुई 14वां के बारे में तो देख लिए थे। उसका क्या कहना था, मैं ही राज हूँ और मेरा हर एक वचन कानून है। जो बोल दिया वही क्या है, तो कानून है, उसको बदलने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या दिखाता, निरंकुश राजतंत्र को दिखाता है। बस समझ में आ गया ना। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं किससे, लुई 16वां से, क्योंकि लुई 16वां के वक्त में ही विद्रोह हुआ था। किसके वक्त में हुआ था, लुई 16वां के वक्त में ही विद्रोह हुआ था।
सर्वसाधारण वर्ग के जो लोग थे उन्होंने ये सभी मिलके जो है सो विद्रोह किए थे। कौन से स्टेट में कौन सी बैठक हो रहा था? राजा का क्या संस्था था? दो गो, एक का नाम था पार्लमा और दूसरे का नाम था जनरल स्टेट। तो पार्लमा जो था अमीरों का जो है सो संस्था हुआ करता था, जिसमें पादरी, कुलीन और राजा ये लोग बैठ करके हा हे चाय नाश्ता करके और बस चले जाते थे। सर्वसाधारण वर्ग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन हमने देखे कि इसकी पत्नी जो थी लुई सोलामा की, में क्या नाम था इसका? मेरी अंतोनेट था। और इसी का दूसरा नाम क्या था? तो मिसेज खर्चालो। मिसेज खर्चालो नाम क्यों पड़ा था वो तो आप लोग भी देख ही लिए थे कि मात्र 3 माह की बेटी के लिए इसको हजारों नौकरानियां जो है सो खिलाने के लिए, झुलाने के लिए लगे हुए हैं। और क्या था, जो नौकरानी उस बच्चे को खुश करके रखते थे वो अपनी पूरे जेवरात जो है सब ऊपर से जितना भी पहने हुए थे सब गिफ्ट कर दिया करते थे। तो इतना, और फिर ऊपर से नया उसको चाहिए भी, ऐसा नहीं कि जो दे दिए बस हो गया, ऐसा नहीं, फिर से उसको चाहिए भी चाहिए। तो इतनी खर्चालू होने के कारण इसका नाम मिसेज खर्चालू रख दिया गया था। उसके बाद देखिए इसके बाद हमने क्या देखे थे कि ये जब जनरल स्टेट में बैठक बुलाया था तो उस वक्त जो है सो सभी सर्वसाधारण वर्ग मिल करके क्या कर दिए थे? विद्रोह कर दिए थे। और 1789 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1789 ईस्वी में राजा को क्या चढ़ा दिया गया था? गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन का मतलब बताए थे ना, एक मन का तलवार होता है जो ऐसे करके रख दो गर्दन को और ऊपर से गिरा दो, कट के छप से चल जाएगा, उसको गिलोटिन कहते हैं। उसके बाद इससे मिसेस खर्चालू को भी चढ़ा दिया गया था। लेकिन चढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबस्पियर। कौन था व्यक्ति? रॉबस्पियर। आगे चल के आम जनता को ये भी खतरा हो गया कि बताओ जब राजा को भी नहीं बकस सकता है गिलोटिन चढ़ाने से, तो आगे चल के ये शक्तिशाली हो जाएगा तो ये क्या करेगा? आम जनता को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, ये भी जो है निरंकुश हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको भी गिलोटिन चढ़ा करके मारिए दो। तो रॉबस्पियर भी चला गया था। उसके बाद फ्रांस का जो नेतृत्व करता था वो कौन बन के आया था? नेपोलियन। कौन बन के आया था? नेपोलियन। अब यहाँ से आपको नेपोलियन के बारे में अच्छे से समझना है क्योंकि नेपोलियन से ही आपकी कहानी शुरू होती है। चलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज़ों को कि अब जो है सो आपका टॉपिक स्टार्ट यहाँ से होती है। अभी तक जितनी भी बातें हुआ है वो केवल और केवल बैकग्राउंड आपको जो है सो बंधन एक प्रकार से बांधने की काम में किया गया है। जब तक इन चीज़ों को नहीं समझते तब तक कहानी में इंटरेस्ट नहीं आता। आपको कहानी में इंटरेस्ट दिलाने हेतु तो हमने इतनी चीज़ों को बताए हैं। और अब जो है सो हम मेन टॉपिक पर बातें करते हैं नेपोलियन के बारे में, और नेपोलियन से ही आपकी स्टार्ट होती है क्लास। आगे देखिए अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करते हैं? नेपोलियन के बारे में। किसके बारे में? नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? बोनापार्ट। यह नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किसका मसीहा बन के सामने उभर के आया है? तो ये गरीबों का, क्योंकि यहीं से देख रहे हैं कि रॉबस्पियर भी आया था, उसको गिलोटिन चढ़ा देने के बाद कौन नेतृत्वकर्ता बने हैं? नेपोलियन बोनापार्ट बने हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो जर्मनी कहते हैं फ्रांस के लोगों के दिलों में राष्ट्रवादी भावना भरने का काम करते हैं। कौन सी भावना भरने का? राष्ट्रवादी भावना के मतलब बताए थे ना कि क्या होता है कि अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करना ही राष्ट्रवादी भावना होता है, राष्ट्रवाद होता है। ठीक है ना? तो देखिए ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? सबके दिलों में राष्ट्रवादी भावना भरने का काम किया। किस प्रकार से काम किए? तो इन्होंने कहा समानता। क्या नारा दिया है? समानता। उसके बाद फिर कहते हैं स्वतंत्रता, और फिर कहते हैं बंधुता। बंधुता क्या कहते हैं? बंधुता मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? भाईचारा। क्या? भाईचारा। बंधु मतलब क्या होता है? भाई, एक दूसरे में भाई होना, और उसी को बंधुता यानी भाईचारा, है ना? तो इसमें देख लीजिए इन्होंने जब ये 3 नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इससे फ्रांस के लोगों में बहुत खुशी हुआ।
क्या हुआ, बहुत खुशी हुआ। इनको अब समानता का जो है सो समानता दिख रहा है। सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को अब क्या दिख रहा है, समानता दिख रहा है। मतलब अगर कोई गलती किया तो उसका सजा जो संविधान में लिखा हुआ है वो हर व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो अमीर वर्ग हो या फिर गरीब वर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए सजा एक समान होगा। यही समानता दिया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट आम लोगों के दिलों में राज करने लग गए। आम जनता के लोगों में क्या करने लग गए, राज करने लगे। उसके बाद स्वतंत्रता, मतलब ये जो है सो फ्रीडम भी इन लोगों को मिल गया। फ्रीडम भी, जितना फ्रीडम इसको मिला करता था पादरी और कुलीन को राजा के वक्त में, निरंकुश राजतंत्र के वक्त में, उस प्रकार का जो है स्वतंत्रता अब किसको मिलने लग गया है, सर्वसाधारण वर्ग को भी मिलना शुरू हो गया। तो और भी खुश हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा क्या कह रहे हैं, बंधुता। मतलब एक देश के निवासी आपस में भाई भाई हैं। एक देश के निवासी आपस में क्या है, भाई भाई हैं। इतनी बात सुनते एकदम यहाँ की जनता एकदम खुशी से झूम रहे हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को अपना मसीहा समझ रहे हैं। और देखते देखते पूरे फ्रांस में कौन व्यक्ति राज करने लग गए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। क्योंकि इधर तो हमने देखे लुई जो चल रहा था बुर्बो वंश का, उसको तो समाप्त कर दिया गया है ना गिलोटिन चढ़ा करके। अब तो ये नेपोलियन बोनापार्ट आ चुका है। इसके बारे में इन्होंने एक और नारा दिया, गणतंत्र का। कौन सा, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब बताए थे ना, लिखित संविधान होना चाहिए। और यह लिखित संविधान के अनुसार ही जो है सो फ्रांस में राज कर रहा था, है ना। उसके बाद देख लीजिए राज कर रहा था वो कौन सी नारा दिया, गणतंत्र का। अब उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते जब ये फ्रांस है ना, ये बगल में क्या है, ये फ्रांस है, तो फ्रांस पूरा का पूरा यहाँ की जनता क्या हो चुका है, खुश हो चुका है कि अब हमें समानता दिख रहा है, स्वतंत्रता दिख रहा है और बंधुता दिख रहा है, भाईचारा दिख रहा है। तो हमने पहले ही बताए थे कि फ्रांस को यदि सर्दी लग जाए तो पूरे यूरोप छींकना शुरू कर देता है। मतलब समझ गए ना कि जो बातें फ्रांस में हो वो धीरे धीरे देखते देखते पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ की जनता नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बना करके खुश है। क्यों? क्योंकि इसको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता दिख रहा है, गणतंत्र दिख रहा है। बाकी जो बगल का देश और दूसरा देश है, ये भी, यहाँ की जनता भी इनको आमंत्रण कर रहे हैं। बोनापार्ट को क्या कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ, जैसे इधर देखिए ये बगल में कौन था, स्पेन था, उसके बाद पुर्तगाल था, उसके बाद इधर से जैसे डेनमार्क है, इधर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और भी सारा देश है। सब के सब जो है क्या कर रहे हैं, बोनापार्ट को आमंत्रण दे रहा है कि आइए थोड़ा सा देख लीजिए, हमारे यहाँ भी निरंकुश राजतंत्र है। आम जनता के प्रति जो है सो राजा किसी भी प्रकार का जो है सो ध्यान ही नहीं रखते हैं, खाली जो है सो अमीरों के पक्ष में रहते हैं, गरीब पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये बोनापार्ट को क्या कर रहे हैं कि कहते हैं कि आप अपनी सेना लेकर के हमारे पास आइए और हम जो है सो सर्वसाधारण वर्ग जितने भी हैं वो हम आपका साथ देंगे और यहाँ के निरंकुश राजा को क्या करेंगे, हटाएंगे। और वहाँ पर भी कौन से नियम लगेगा, गणतंत्र लगेगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बातें होगी। इतनी बात सुन के तो ये तो चाहता ही था फ्रांस कि पूरे पर जो है सो एकदम सबको जो है सो राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या नीति था, राजतंत्र को समाप्त करने का नीति था। और धीरे धीरे ये जो यहाँ पर देखिए स्पेन था, इधर पुर्तगाल था, डेनमार्क था, सभी जगह पे जा करके क्या कर दिए, क्या कर दिया, सभी जगह पर जाकर के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। और वहाँ पर भी कौन सी नियम लागू कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र को, है ना। तो इतना बात देखते सारी प्रजा, जितना भी देश था, सब का सब तो खुश हो गया, आम प्रजा लोग। लेकिन सिर का दर्द बन गया किसका, ऑस्ट्रिया का। किसका बन चुका है, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था, मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक। नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये मेटरनिक है, इसका जो है सो रात का नींद इसका रात का जो नींद है वो हराम हो चुका है। क्यों? क्योंकि यह भी देश जो है वो राजतंत्र चल रहा है। कौन सा ऐसी यहाँ पे शासन व्यवस्था है,
राजतंत्र शासन व्यवस्था चल रहा है। तो इसको भी अब अंदर से डर लगने लग गया है कि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के बाकी अन्य देशों में राजतंत्र को समाप्त कर रहा है, हो न हो आगे चल के यहाँ भी आकर के राजतंत्र को समाप्त कर दे, तो फिर तो राजतंत्र तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आगे चल के कुछ समय के बाद, सुनो, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यह सब जो देखा कि स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, जर्मनी वाला जो देश है सबको स्वतंत्र तो करा दिया, किससे? राजा से, निरंकुश राजतंत्र की सिस्टम से इसको स्वतंत्र तो करा दिया। लेकिन यह बोनापार्ट जो यहाँ का था वो सभी पर अपना ही नियंत्रण रख रहा था, सभी देशों पर क्या कर रहा था? अपना ही नियंत्रण रख रहा था, मतलब शासक ये खुद बना हुआ था। तो सबको मन में एक सवाल उठ गया कि भाई इसने तो नारा दिया बंधुता, और बंधुता में भी क्या? एक देश के सभी नागरिक आपस में भाई भाई हो। तो जब एक देश के नागरिक आपस में भाई भाई है तो स्पेन वाला न अपना जो है सो भाई भाई होगा, पुर्तगाल वाला न अपना भाई होगा, डेनमार्क के न अपना भाई होगा। एक तीसरा व्यक्ति दूसरे देश से आकर के हमारे देश में कैसे हेड बन गया है? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि एक देश के आदमी सभी जो है क्या होना चाहिए, एक देश के सभी नागरिक क्या होना चाहिए? आपस में भाई भाई होता है। तो उसके बाद ये तो दूसरे देश का, तो ये हमारे यहाँ क्या कर रहा है? तो ये तो हमारे ऊपर फिर से जो है सो राजतंत्र को ही देखने को मिल रहा है कि कोई हमारा दूसरा ही जो है सो व्यक्ति हमारे ऊपर राज कर रहा है। इतना बात सोचते हुए इसमें जो है सो सबको कानो कान खबर गया। तो लो, कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस अंडे को जन्म दिया और उससे जो चूहिया निकला, अंडे से जो चूहिया निकला, वो बोनापार्ट पे ही लोल मार रहा है। बोनापार्ट को ही क्या कर रहा है? लोल मार रहा है। और इतना ही बात को देखते हुए इधर के जो राजा मेटरनिक था, इधर के राजा कौन था? ऑस्ट्रिया की मेटरनिक जो था, ये इन सुलगती हुई आग से ये खुश है। सुलगती हुई आग से ये क्या है? खुश है कि चलो थोड़ा सा और जलो, उसके बाद आनंद तो ये लेगा ही। और यह जो है ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया, और इधर से एक और देश बताए थे, कौन सा देश है ये? इंग्लैंड है। कौन सा देश है? इंग्लैंड। ये तीनों मिलके आपस में सोच रहे हैं कि क्या कीजिएगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार से राजतंत्र को समाप्त कर रहा है, हो ना हो एक दिन जो है सो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ भी राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये और ये यानी कि ऑस्ट्रिया, रूस और इधर से इंग्लैंड, ये सभी अभी तक जो है सो राजतंत्र ही चल रहा है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट नहीं पहुँच पाया है अब तक में। लेकिन इधर से जो सुलगती हुई आग जो दिख रहा है, हम एक देश के ना भाई भाई हैं, दूसरा क्या कर रहा है? ये सुलगती हुई आग को देख करके ये और सहने का काम किया। और अंत में जो है सो एक लड़ाई होता है। एक क्या होता है? लड़ाई होता है, जिसे वाटरलू की लड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरलू की लड़ाई कब होती है? वाटरलू की लड़ाई कब होती है? बोलो जल्दी। 1814 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1814 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई होती है। और इस वाटरलू की लड़ाई में एक तरफ कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरी तरफ कौन है? यही आपका जो ऑस्ट्रिया दिख रहा है, रूस दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है, मतलब जहाँ पे अभी राजतंत्र स्थापित है वो। और जहाँ पे ये नेपोलियन अपने आप को जो है सो स्वतंत्र कर लिया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, तो वहाँ का हेड अभी है नेपोलियन। तो नेपोलियन वर्सेस राजतंत्र, नेपोलियन वर्सेस राजतंत्र, दोनों के बीच अब लड़ाई हो रही है, जिसका नाम क्या है? वाटरलू की लड़ाई 1814 ईस्वी में होती है। और इस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। लड़ाई में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और जैसे ये हार गया तो बात खत्म। मतलब यहाँ पर जो स्थापित हुआ था, ये जो राष्ट्रवादी भावना को जो उजागर कर रहे थे बोनापार्ट, अब बोनापार्ट ही बेचारा लड़ाई में हार गया है। तो क्या आपको लगता है कि फिर से यहाँ पर मतलब सबों के दिल में या फिर राष्ट्रवाद यहाँ पर रहेगा? फिर से यहाँ पर कौन सी वंश का स्थापना हो जाएगा? राजतंत्र तो हो ही जाएगा। और वंश कौन सा आ जाएगा? बुर्बो वंश। इसको लाने वाला कौन होगा?
यही मेटरनिख। मेटरनिख का अब देखो यहाँ से कहानी हम सुनते हैं थोड़ा सा मेटरनिख का। किसकी सुनते हैं? मेटरनिख। थोड़ा सा लिंक बना बना के जब पढ़ेंगे ना तो तब मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। इतिहास के बारे में देखो, इतिहास वाटरलू में छूट गया, वाटरलू लिखा गया। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि मेटरनिख के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मेटरनिख में देखिए क्या है कि ये ऑस्ट्रिया की राजा हैं। मेटरनिख के बारे में पूछा जाएगा ये कहाँ की राजा है, क्या बोलेंगे? ये ऑस्ट्रिया की राजा है। ऑस्ट्रेलिया नहीं कहना, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया। पढ़ के भी देखो, ऑस्ट्रिया की ये राजा है। देखो इतिहास को जब लिंक करके हम पढ़ते हैं ना तो ये आनंद देता है और रटने की काम करते हैं। तो एक तो बच्चे के दिमाग में एक ही ख्याल होता है, इतिहास है बड़ी बेवफा, आज पढ़ो कल सफ़ा। तो आप लोगों को ऐसे ना हो कि इतिहास हो बड़ी बेवफा, आज पढ़ो कल सफ़ा, ऐसी सोच ना हो। इसलिए हम एक लिंक बना करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ जाएं और यह नारा आप लोगों के लिए सूट ना हो। चलिए आगे देखिए, मेटरनिख आ चुका है। मेटरनिख के बारे में कहा जाता है कि यह जो है सो दोबारा क्या करता है? राजतंत्र को स्थापित करने के लिए ये अपने ही राजधानी वियना में, कहाँ में? वियना में वियना में जो है सो एक सम्मेलन होता है। वियना में एक सम्मेलन होता है जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह कब होता है? तो 1815 ईस्वी में। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेटरनिख थे। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस सम्मेलन में क्या बातें हुआ? तो राजतंत्र को दोबारा स्थापित किया गया। राजतंत्र को दोबारा क्या किया गया? स्थापित किया गया था। क्योंकि राजतंत्र को भंग करने वाला कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू की लड़ाई में हार गया तो दोबारा यही मेटरनिख है जो राजतंत्र को दोबारा यूरोप में स्थापित कर रहे हैं। और उसमें यहाँ पर देखो क्या था, कौन सा वंश चल रहा था पहले? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश को बुलाया गया इस सम्मेलन में और कहा कि फ्रांस के राजा आप बनिए, आप अपने कमांड को संभालिए। तो इस वक्त लुई 16वां को तो गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। तो लुई 16वां के बाद कौन आता शासक? लुई 17वां। नंबरिंग तो बदल रहा है ना खाली, तो क्या हो जाता? लुई 17वां। लेकिन लुई 17वां को फ्रांस के जब बोला कि आप अपना बागडोर संभालिए, वहाँ के राजा बनिए, राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित कीजिए, तो लुई 17वां क्या कहा? सुनो, बोला कि हमसे नहीं होगा। फ्रांस की जनता बड़ा उदंड है। बताओ, राजा को भी, मेरे पिताजी को भी जो है सो इन्होंने नहीं छोड़ा, गिलोटिन चढ़ा दिया। ऐसी प्रजा का राजा बन के क्या फ़ायदा? हो ना हो आगे चल के कोई ऐसा काम हो जाए मेरे से कि ये हमें भी जो है गिलोटिन चढ़ा दे। इसीलिए ये डर के मारे शासक नहीं बनता है। अब बताओ, अगर कोई मान लेते हैं प्रधानमंत्री या राजा बनने के कारण अगर हमारे पिताजी का जो है सो कोई हत्या कर दे, तो क्या फिर से दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हम भी राजा बने? आगे चल के कोई हो सकता है कि मुझे भी हत्या कर दे, जैसे अपने भारत में भी हुआ था ना। भारत में जो देखो इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो उसके जस्ट बाद उनका पुत्र जो था कौन थे? राजीव गांधी। उनको जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया था। कुछ समय के बाद देखे उनका भी हत्या हो गया। अब दुद्दू को जिनके जो है सो मतलब माता का भी या बेटा का भी हत्या हो जाए तो फिर वो चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो प्रधानमंत्री बनाए उसको, क्योंकि तो देख रहा है कि दुद्दू को तो यहाँ पर जो सोनिया गांधी पहले देख रही है कि मेरी सासू माँ इंदिरा गांधी और मेरे जो है सो पति जी जो राजीव गांधी जी, दो को हत्या हो गया, वो अपने पुत्र को क्यों बनाना चाहेगा प्रधानमंत्री? तो उस वक्त जो है सो नहीं बनाए। और अभी के समय में कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का नाम सुना है ना? नहीं सुना है? अरे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। तुम लोग क्या पढ़ेगी? चलो देखो, तो ये देखो लुई 16वां यहाँ से शासक नहीं बनता है। कौन बन जाता है इसके बाद? लुई
18वां, क्योंकि इस वक्त जो है सो बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा जाता है और यह जो है ये नए उमंग के साथ इसमें जोश भरा हुआ है, नया ब्लड है, युवा वर्ग का है, इसलिए ये शासक बनने के लिए तैयार हो जाता है। और फ्रांस का दोबारा शासक कौन बन पाया है अब? लुई 18वां। लुई 18वां के बारे में कहा जाता है कि यह बड़ा ही जो है सो कैसा शासक हुआ करता था? दिलचस्प कह सकते हैं। दिलचस्प मतलब ये हुआ कि जनता के इच्छा के अनुसार ही काम करो, अपनी कोई जो है सो उस पर जोर जबरदस्ती वाला अधिकार यानी निरंकुशता का नाम निशान भी इसके अंदर नहीं था। जनता जिसमें खुश हो उसी को ये करता था, जो काम जनता को पसंद है वही काम इसको करता था। तब बताओ, अगर राजा दिलचस्प मिल जाए, जो हम कहें मतलब जो आम जनता कहे वही काम राजा करे, तो क्या आपको लगता है कभी कि उस राजा के प्रति कभी विद्रोह होगा, कभी जो है सो मतलब हंगामा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राजा को क्या स्थिति बना हुआ है इस वक्त की स्थिति में। अब मान लेते कोई कुत्ता है, अब कुत्ता के कान पकड़ के कोई उखाड़े हुए हैं, अब कुत्ता क्या कर रहा है और काट रहा है ये नहीं, तो लोग देखेगा अरे काट रहा है ये नहीं, बस क्या रहा है, तो कखनो कान पकड़ के एकदम लटकाए हुए, तो कहीं नंगरी पकड़ के ना करके उठा देंगे तो क्या करते रहेगा। तो ऐसा स्थिति जो है सो इसकी बना हुआ है, तो इसके प्रति जो है विद्रोह नहीं होगा। लेकिन अगर उसी में शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दे या फिर जो है सुबह कुत्ता काटना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे? काटना। कान पकड़ के कोई उखा रहा है उसको जो है काटने के लिए दौड़ जाए, तो फिर लोग समझ जाते अरे ये कुत्ता जो है सो कटहा है, इसको मार के भगाओ यहाँ से, इसको यहाँ रहने नहीं दो, नहीं तो किसी को कभी भी काट लेगा। तो ऐसी स्थिति बन जाता है। तो यह जो है सो क्या था, एकदम पूरा शांत स्वभाव का था, जनता की इच्छा अनुसार ये काम करता था। बात समझ में आ गया ना? तो इसके बाद देखिए अब इसके जो है सो 1824 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये शासन करते हैं, शासन करते करते जो है सो कब 1824 ईस्वी में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन में इसको शासक बनाया गया और उसका 1824 आते आते इसको क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ये मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद इस फ्रांस के जो शासक बनता है या बनने का जो काम होता है वो किसके हाथों में आ जाता है? सुनो, इसको यहाँ मिटा देते हैं, इसी को वाटरलू की लड़ाई को मिटा देते हैं, यही बताते हैं। देखो यहाँ पर जो है सो अब हम लोग आ चुके हैं, ये तो जो है सो मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ का जो शासक, फ्रांस के जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? फ्रांस के शासक चार्ल्स दसम। अब जो है सो फ्रांस के शासक बन के आए चार्ल्स दसम जो है वो किसके? इसी के खानदान से जुड़ा हुआ है, चचेरा में, इसी के खानदान से बुर्बो वंश का ही ये चचेरा में जुड़ा हुआ है, जिसके साथ चार्ल्स चल रहा है। इसमें जो है सो इसमें लुई चल रहा था, उसमें चार्ल्स चल रहा है, तो उसी का खानदान का है, लेकिन उसका गोतिया के रूप में है। तो चार्ल्स दसम जो है सो अब यहाँ के फ्रांस का क्या बन रहा है? शासक बन रहा है। और इसी के समय जो है सो देखने को मिलेगा कि आपको 1830 की लड़ाई और 1848 की जो लड़ाई जो देख रहे हैं युद्ध, उसके बारे में जो कहता है लिखने के लिए, तो वो अब यहीं से देखने को मिलेगा। तो चार्ल्स दसम के बारे में देखिए, ये जब शासक बना तो इसका जो प्रधानमंत्री था, कौन था? प्रधानमंत्री। इसने अपनी प्रधानमंत्री किसको बना दिया? पोलिगनेक को। किसको बना दिया? पोलिगनेक को इन्होंने क्या बना दिया? अपना प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन यह जो है सो चार्ल्स दसम भी कुछ अच्छा शासक नहीं बन पाया यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि इसमें भी जो है तो निरंकुशता देखने को मिला। और यह जो है सो मतलब यह भी जो है सो धीरे धीरे अमीर और जो है सो कुलीन और पादरी वर्ग के रूप में ही विशेषाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उस पर जो है सो इन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद मतलब कब? 1830, यानी कि जुलाई, कब? जुलाई 1830 ईस्वी में इन्होंने क्या स्थापित कर दिया? विशेषाधिकार। कौन सी अधिकार? अब बताओ, जिस विशेषाधिकार को लेकर के हंगामा हुआ था लुई 16वां के वक्त में और उसको गिलोटिन चढ़ा दिया गया था, वही विशेषाधिकार कौन ला रहा है फिर से? चार्ल्स दसम। तो आपको लगता है कि चार्ल्स दसम को छोड़ा जाएगा? उसको भी मृत्यु कर दिया। अभी जैसे देखो हम लोगों को स्वतंत्रता मिला हुआ है भारत में,
अगर यह स्वतंत्रता हमसे अगर हमारी सरकार छीनने का काम करेगा, या फिर मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि न्यूज़ में निकल के आ जाए कि सरकार के द्वारा या फिर जो है सो कैबिनेट से ये बिल पास हुआ है, कानून पास हुआ है कि जो है सो फलाने वर्ग का, जाति का नाम तो नहीं ले रहे हैं लेकिन कहेगा फलाने जाति के लिए जो है सो मर्डर भी कर दे तो उसको सज़ा नहीं होगा, बाकी सारे जातियों को सज़ा होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये खबर सुन के जो यहाँ की जनता है वो शांत बैठने वाला है? बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा, एकदम सड़कों पर आकर के हंगामा करना शुरू कर देगा। ठीक उसी प्रकार से ये चार्ल्स दसम जब अपनी प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया और 18 जुलाई 1830 ईस्वी में इन्हें जो है सो विशेषाधिकार फिर से कानून ला दिया तो आम जनता लोग जितने भी थे, फ्रांस की राजधानी कहाँ था? पेरिस की सड़क पर उतर आए। कहाँ की सड़क पर उतर आए? पेरिस की सड़क पर सारे जनता लोग उतर आए, एकदम पूरा विद्रोह करने के लिए शुरू है। तो इस विद्रोह को या फिर इतनी भीड़ को, पेरिस उसकी राजधानी, और जब भी पेरिस में भीड़ जुटता था तो वहाँ पर रहने वाला जो राजा था उसको दिल अंदर से धक धक धड़कता था कि कब क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना लुई सोलामा को यही सारी जनता है जो गिलोटिन चढ़ाया था। और उसी प्रकार से जब भी भीड़ जुटता है तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आ जाता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ से भागो, यहाँ से क्या हो जाओ, भागो। और यह दोनों चार्ल्स दसम और इसका प्रधानमंत्री पोलिगनेक दोनों के दोनों कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। और 1830 में जो है सो ये जब भाग गया तो फिर से यहाँ पर कहा जाता है कि निरंकुश राजतंत्र को हटाओ, ये राजतंत्र ठीक नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है संवैधानिक राजतंत्र। कौन से राजतंत्र चलता है? हमने बताया था कि राजतंत्र का 2 प्रकार, दिख रहा है ना, कटता नहीं है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है संवैधानिक। कौन सी? संवैधानिक राजतंत्र। ये तो थोड़ा सा अच्छा होता है ना, यानी कि राजतंत्र में 2 प्रकार में ये प्रकार अच्छा माना जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र जो है सो स्थापित हो रहा है और इसमें फिर से जो है सो राजतंत्र शब्द ही जुड़ा हुआ है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, परंतु वह जो नियम कानून जो स्थापित करेगा या फिर कानून जो लगाएगा वो लिखित संविधान के अनुसार लगाएगा तो संवैधानिक हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ से एक वंश निकल के आया, यहाँ से बुर्बो वंश समाप्त हो गया। बुर्बो वंश क्या हो गया? चार्ल्स दसम के साथ ही समाप्त हो गया, या फिर यहाँ पे हम समझ सकते हैं लुई 18वां के साथ ही वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो तो चचेरा आ गया ना, तो बुर्बो वंश यहीं से समाप्त हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आर्ली हैंस वंश। कौन सी वंश है? आर्ली हैंस वंश। यहाँ से संवैधानिक राजतंत्र के लिए आर्ली हैंस वंश को आमंत्रित किया गया है और इसका जो राजा था वो लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। आर्ली हैंस वंश का राजा कौन था? लुई फिलिप। और ये लुई फिलिप जो है सो अब पूरे फ्रांस के राजा बन रहे हैं। और इसकी जो प्रधानमंत्री था, कौन था प्रधानमंत्री? वो कौन था? गीजो। कौन था? बीजो नहीं, सॉरी, गीजो को गीजो। इसका प्रधानमंत्री कौन है? गीजो। गीजो इसका प्रधानमंत्री बन रहा है, दिखा नहीं दिया। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, तब इस तरफ आ जाता है थोड़ा सा, यही देख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ये लुई फिलिप जो है, कौन सी है? लुई फिलिप। इसकी जो प्रधानमंत्री है उसका नाम क्या है? गीजो। ये गीजो जो है इसका प्रधानमंत्री बन जाता है फ्रांस का। अब धीरे धीरे देखते देखते ये भी निरंकुश पे उतर आता है। ये क्या करता है कि ये डायरेक्ट अमीर का सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि अंदर अंदर खुभार बना करके, यानी कि क्या कर सकते हैं उसको, गुफा बना करके अंदरे अंदरे जो है सो अमीरों के पक्ष में कुछ ज़्यादा कानून जो है सो बना दिया करता था इसके सपोर्ट में, और इसको जो है सो विरोध में नहीं बनाते थे। तो इसको जो है सो रक्षा के लिए भी कोई कानून नहीं बनाया जाता था, बल्कि इसको न्यूट्रल रखा गया था, जो जैसा है वैसा ही रह जाओ। लेकिन यह जो है सो लुई फिलिप और इसके प्रधानमंत्री गीजो ये धीरे धीरे आंतरिक रूप से जो है सो सपोर्ट किसका कर रहा था? पादरी और कुलीन का। तो यह भी जो है सो धीरे धीरे देखते देखते कुछ समय के बाद यानी 1830 में जो है सो ये क्या बन रहा है?
राजा बन रहे हैं। और 1848 ईस्वी आते आते, कौन सी 1848 ईस्वी आते आते फ्रांस में भूखमरी की समस्या, गरीबी की समस्या आ गया। और तब जाकर के लोगों को लगने गया कि ये लुई फिलिप्स भी हमारा सरकार नहीं है, हमारा राजा नहीं है, ये अमीर वर्ग का राजा है। ये किसका है? ये अमीर वर्ग का राजा है। और धीरे धीरे इसको जो है सो इन दोनों को भी मारने के लिए कहाँ भीड़ जम गया? पेरिस में। कहाँ पे भीड़ जम गया? पेरिस में दोबारा फिर से भीड़ जम रहा है। और उसके बाद जो है सो फिर से इस दोनों का, लुई फिलिप और इसके प्रधानमंत्री गीजो को दिल धड़क रहा है। और ये दोनों भी कहाँ भागता है? इंग्लैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। और यहाँ के बाद लोगों को लग जाता है कि राजतंत्र का सिस्टम ही बड़ा बेकार है। राजतंत्र का सिस्टम ही क्या है? बड़ा बेकार है। अब राजतंत्र को स्थापित ही नहीं करना है। यहाँ के बाद जो है सो मेटरनिख युग आपसे पूछा जाएगा। कौन सी युग? मेटरनिख युग। तो मेटरनिख युग कहाँ से कहाँ तक चला है? मतलब 1815 ईस्वी में किधर गया? कहाँ हो गया? चलो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के साथ मेटरनिख युग स्टार्ट होती है और पूर्ण रूपेण कहाँ आके समाप्त हो जाती है? तो 1848 ईस्वी में मेटरनिख युग की समाप्ति हो जाती है। और इसके साथ ही साथ अब इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ना है। इससे पहले थोड़ा सा और हम कहानी में दिलचस्प दिलाएं कि जब ये कौन सी लड़ाई हुआ था? वाटरलू की लड़ाई हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी और मेटरनिख की विजय हुआ था। तो उसमें जो है सो मेटरनिख ने, ये बगल की जो आपको इटली दिखाई दे रहा है, यह इटली इस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। तो अब बच गया कौन? ये ऑस्ट्रिया के साथ तो सारा देश मिला हुआ, ये अकेला बच गया है। तब इससे पूछा गया कि क्या तुम इस वाटरलू की लड़ाई में किसी का साथ दिए थे? तो जी नहीं। किसी के मतलब इस लड़ाई में भाग लिए थे? तो जी नहीं। तो नहीं लिया था। तो हम लोग लड़ाई करके दोबारा राजतंत्र को स्थापित किए हैं, जिसमें इतना ढेर सारा खर्च हुआ है। इस खर्च की भरपाई है तो हम तुम्हारे क्षेत्र पर 15 वर्षों तक अधिकार करेंगे और वहाँ के जो भी खनिजें हैं वो निकाल के अपने देश में लाएंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो यह इसमें जो है सो ये इटली जो है सो 3-4 टुकड़ों में बट जाता है। और यह जो टुकड़ा होता है, यह टुकड़ा ये ऑस्ट्रिया ले लेता है। उसके बाद ये बुर्बो वंश को दे दिया जाता है और इधर भी जो है सो बट जाता है। तो धीरे धीरे देखते हैं कि इटली का कई टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। इटली का क्या हो जाता है? कई टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। तो अब उसी विभाजित इटली को एक करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। यह वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगला पार्ट फिर से हम लेकर के आएंगे, जिसमें इटली के एकीकरण के बारे में समझाएंगे। एकीकरण का मतलब ये हुआ कि बिखरे हुए चीज़ों को समेट करके एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना है, एकीकरण कहलाता है। और उसी एकीकरण के बारे में समझना है। इसके बाद की जो पार्ट बच रहा है इटली के एकीकरण, वो हम अगली पार्ट में लेकर के आएंगे और उसमें सिखाएंगे। तो आप लोग हमारी अगली पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। और इसी प्रकार से दिलचस्प तरीके से आपको हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिशें करते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप लोग भी इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको कहानी रटने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, वो तो समझ ही जाइएगा आप। समझ जाइएगा तो जो भी जो है सो आपका क्वेश्चन आएगा वो सब का आंसर आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी रह के बाद क्वेश्चन आंसर लिखाने का, तो वो हम जो है सो ये जब पूरे ख़त्म कर देने के बाद, पूरे टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर लिखा भी देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। और इन चीज़ों का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको जल्दी से। हम साइड हो गए हैं, देख लीजिए, साइड हो गए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारी वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।